हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टेक्सटाइल फैब्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना था, उसी तरीके से आज भी हम एग्जाम सीरीज टेक्सटाइल फैब्रिक में और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो टेक्सटाइल फाइबर्स है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनमें कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं। पूरी डिटेलिंग में हम उनकी बात करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है आपके नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल फाइबर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आपके हो गया वेजिटेबल, हो गया एनिमल्स और मिनरल्स। मतलब जो आपके फाइबर्स हैं वो कैसे हमें प्राप्त होते हैं। एक तो आपके हो गया नेचुरल में और एक मैनमेड होता है। जैसे आपके एक तो प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम हो गया, मतलब मानव निर्मित हो गया। नेचुरल फाइबर्स में आपके वेजिटेबल वाले होते हैं, जैसे आपके बीजों से जो प्राप्त होते हैं, तने से जो प्राप्त होते हैं, पत्ते होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जो जड़ होती है उनसे भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स में भी जो आपके भेड़ होती है उनके बालों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से मिनरल्स है, मिनरल्स में हमारे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस, इन सब से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से मैनमेड में आता है जो मानव निर्मित है, मतलब जिनको मानव द्वारा निर्माण किया गया है। जैसे ये हो गए आपके रीजनरेट हो गए और सिंथेटिक्स हो गए। रीजनरेट में आपके विस्कस रेयन आ जाता है, कुप्रामोनियम आ जाता है, एकिटेट रेयन आ जाते हैं। उसी तरीके जैसे लीलन आ जाता है, रेमिया आ जाता है। ये सारे आपके रीजनरेट मैनमेड फाइबर्स हैं। उसी तरीके से सिंथेटिक में आपके नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, डेक्रॉन हो गया, और भी ऐसे कुछ रेशे हैं जिनका यूज आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। तो आज हम इन्हीं की डिटेलिंग के बारे में जानेंगे कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं और मैनमेड फाइबर्स कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स से। यहाँ पे हमारा पॉइंट है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं, और जो इनके सोर्स हैं वो आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और मिनरल्स में हो गया। इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। और जो वेजिटेबल के सोर्स हैं वो आपके सेल्यूलोज बेस्ड होते हैं। ये आपके जो प्लांट होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो जो भी आपके प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं वो आपके सेल्यूलोज बेस्ड ही होते हैं। प्लांट से जो आपको प्राप्त होते हैं वो आपके हो गया स्टीम से, जैसे आपके तने होते हैं उनसे, उनकी पत्तियों से और उनके बीजों से रेशे प्राप्त होते हैं। और जो पेड़ों की जड़ होती है उनसे भी हमें रेशे मिलते हैं। उसी तरीके से फाइबर्स में जो आपके एनिमल्स के सोर्स होते हैं वो आपके प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या करते हैं, जो आपका सिल्क वाला थ्रेड होता है उसमें जो कोकून होता है या और वेब से निकाले जाते हैं। और जो आपके मिनरल फाइबर्स होते हैं वो आपके जो भी अर्थ के, मतलब जो भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके अर्थ पे पाए जाते हैं, जैसे आपके पत्थर हो गया, सोना चांदी हो गए, इन सब से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो आपके मिनरल फाइबर्स होते हैं। जो भी आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो आपके सेल्यूलोसिस और प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, जिसे हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। लेकिन उनमें से ही एक सिल्क एक लौता ऐसा है जो आपका फिलामेंट फाइबर्स होता है। इसके जो रेशे होते हैं वो बड़े होते हैं। बाकी जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो आपके स्टेपल फाइबर्स में ही आते हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आपके एनिमल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया और मिनरल्स हो गए। एनिमल्स में तो आपके एक तो सिल्क होता है और एक वूल होता है। जो सिल्क होता है वो आपके जो सिल्क के कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, और जो वूल है वो आपके भेड़ों के बाल से प्राप्त किए जाते हैं।
उसी तरीके से प्लांट और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आपके बेस्ट, लीफ, सीड्स और वुड से प्राप्त किए जाते हैं। बेस्ट से जो आपके रेशे होते हैं वो आपके होते हैं फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, रैमी हो गया और किनेप हो गया। लीफ से जो आपके रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो हो गए आपके सीसल, बनाना और एबाका। उसी तरीके से जो बीजों से प्राप्त होते हैं वो हो गया आपके कॉटन्स हो गए, कपोक हो गया और कॉइल हो गया। जो लकड़ियों से प्राप्त किए जाते हैं वो हो गए सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। और मिनरल से आपके एस्बेस्टस भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकते हैं। उसी तरीके से इनको किस तरीके से तैयार करते हैं, जैसे आपके कॉटन हो गया, कॉटन को हम क्या करते हैं, कपास का एक पौधा होता है जिसके अंदर कपास के फल लगते हैं और उसके बाद जैसे वो सूखते हैं उसमें कपास के रेशे निकलते हैं। और जो कॉटन होता है वो आपके वनस्पतिक जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ रेशा होता है। ये आपके हर घर में प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि कॉटन का यूज मैक्सिमम हर कोई पर्सन करता है क्योंकि इनके अंदर मजबूती भी बहुत ज्यादा होती है और एब्जॉर्बेंस भी बहुत ज्यादा होती है। कपास की जो उपजाऊ मिट्टी है वो आपके काली मिट्टी होनी चाहिए और जो कपास के पौधे हैं वो आपके 5 से 6 फीट तक होते हैं। इनके अंदर एक फूल निकलता है जो पहले तो क्रीम रंग का होता है, उसके बाद बैगनी रंग का बन जाता है। जैसे ही वो फूल झड़ने लग जाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर से कोए निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो कोए फटने के बाद कपास के रेशे बनते हैं और ये आपके जो रेशे होते हैं वो एक कपास का जो बीज होता है उसके चारों तरफ चिपके दिखाई देते हैं। कॉटन में फिर जैसे ही उसके कोए में से रेशे निकल जाते हैं तो वो अपने आप झड़ने लग जाते हैं और उसके बाद उनको तोड़ करके एकत्रित कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू किया जाता है और उसके बाद उसमें से रेशे तैयार किए जाते हैं। उसी तरीके से कपोक में भी यही होता है कि आप जो कपोक का वृक्ष होता है, मतलब जो पेड़ होता है, उसमें से कपोक के जो फल होते हैं उनको तोड़ा जाता है और उनमें से रेशे निकाल के उन्हें एकत्रित करके, और जैसे कपास के अंदर बीज रेशों में से चिपके होते हैं, मतलब जो उसके रुई होती है उसके अंदर चिपके होते हैं, उसी तरीके से कपोक में भी जो उसके बीज होते हैं वो उनके रेशों को पकड़ के रखता है और उन्हें कवर करके रखता है। जैसे ये सारी चीजें जो उनके बीज है वो पक जाते हैं और जब वो गिरने लग जाते हैं तो उन्हें एकत्रित करके उनका क्लीनिंग प्रोसेस और वीविंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। उसी तरीके से जूट का जो रेशा होता है वो भी जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। भारत में कपास के पश्चात इसका ही प्रयोग अधिक किया जाता है और कपोक की जो उत्पादन प्रक्रिया, मतलब उसको तैयार करने के लिए जो उसका एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा नम होना चाहिए, तभी जूट का पौधा तैयार किया जा सकता है। जूट का जो पौधा होता है उसकी लंबाई 6 से 12 फीट होती है और ये जो इसकी मोटाई होती है वो आपके एक उंगली के समान होती है। और जो इसका पौधा होता है उसके अंदर जो तना होता है वो सिर्फ एक ही होता है, जिससे क्या जो उसके रेशे होते हैं वो बिल्कुल सीधे प्राप्त होते हैं। और इस पौधे में फूल लगते हैं। जो पीले रंग के फूल वाले पौधे होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं जूट के रेशों के लिए। उसके बाद जब भी फूल झड़ने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो पौधा होता है, मतलब जो उसका तना है, उसको काट करके और उसे गलने के लिए पानी में या फिर ओस में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही उसकी पूरी छाल गल जाती है तो उसमें से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। उसी तरीके से हेम्प का जो रेशा होता है वो भी आपके तने से प्राप्त किया जाता है। ये कैनबिस सैटाई तने से प्राप्त किया जाता है। इसका रेशा सीधा और चमकदार होता है, परंतु ये थोड़ा सा रफ और कड़ा होता है। इसके अंदर मतलब थोड़ा सा खुरदरापन रहता है। ये रेशे मजबूत भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, परंतु इनसे कोई भी वस्त्र नहीं तैयार किए जाते। जो भी आपके जैसे घरेलू वस्त्र होते हैं, मतलब जो घर में यूज किए जाते हैं, जैसे गलीचे हो गए, कैनवास हो गए, कालीन हो गए, पायदान हो गए, इन सबको तैयार करने के लिए हेम्प का रेशा एकदम अच्छा होता है। उसी तरीके से रैमी का जो तना होता है वो नेटल नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके जो रेशे होते हैं वो चमकदार, मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं और इनका प्रयोग ज्यादातर मेजपोश, नैपकिन्स, ट्रे क्लॉथ आदि बनाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से लीफ में आपके जो सीसल होता है, सीसल का जो पौधा होता है उससे रेशे तैयार किए जाते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो जमीन के पास, जड़ के पास में होती
होती है। जो भी जमीन के पास से पत्तियां निकली होती है उनको हाथों से तोड़कर और अच्छे से खुरच कर सावधानी से उनके रेशों को निकाला जाता है। मतलब उनको इस तरीके से निकालते हैं ताकि वो जल्दी से फटे ना या फिर वो खराब ना हो। और जो सीशल का रेशा होता है वो बहुत ही चमकदार भी होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। परंतु इनमें क्या एक चीज होती है कि थोड़े रफ भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। इसके रेशे से कोटी की रस्सियां और सूतली बनाई जाती है, जिससे क्या वो मजबूत भी रहते हैं और चमक भी रहती है उनमें। उसी तरीके से एनिमल्स भी आपके नेचुरल फाइबर्स में आते हैं। जो आपके एनिमल्स से रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो आपके एनिमल फाइबर्स वाले रेशे होते हैं, जिसमें आपके एक तो वूल हो जाता है और सिल्क हो जाता है। वूल जो होता है वो आपके भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। इसमें भी अलग अलग भेड़ होती है, जैसे आपके जो छोटी भेड़ होती है उनसे भी वूल प्राप्त किए जा सकते हैं। उसी तरीके से जो एज वाइज उनके और जो बड़ी और या फिर जो बूढ़ी भेड़ होती है उनसे क्या करते हैं वो उन ऊनों को प्राप्त करते हैं जो थोड़े से रफ होते हैं। तो उनसे क्या जैसे कालीन वगैरह बनानी हो तो उनका यूज उनमें किया जाता है। इसमें से जो मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ये जो ऊन है ये आपके खरगोशों के बालों से, बकरी, ऊंट और घोड़े के बालों से भी प्राप्त किए जाते हैं। उसी तरीके से सिल्क जो है वो सिल्क का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है और इसके अंदर क्या चमक बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत ही प्राचीन कालों से चला आ रहा है। जैसे इसमें महाराजा महारानियों के जो वस्त्र होते थे वो आपके रेशम से तैयार किए जाते थे और जो सुंदर सुंदर और जो रेशम का जो रेशा होता है वो चमकीला भी होता है और सॉफ्ट भी होता है और लंबे भी होते हैं। तो इससे क्या जो भी फैब्रिक तैयार किया जाता है वो बहुत ही मजबूत भी रहता है और उनके अंदर शाइनिंग भी ज्यादा होती है। तो रेशम का जो रेशा है वो आपके रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। जो भी रेशम का जो कीड़ा होता है उसके मुंह से कुछ लार आती है जिसके थ्रू वो अपने आसपास में एक लार इकट्ठा कर लेता है और जैसे वो लार इकट्ठा हो जाती है तो उसे हम कोकून कहते हैं। तो उन कोकून्स को इकट्ठा करके गर्म पानी में डाला जाता है। जैसे गर्म पानी में डालते हैं तो उसमें से क्या कीड़े अलग हो जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं और फिर उनके बाद उन रेशों को सीधा करके और उनसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे मिनरल्स फाइबर्स हो गए उनमें भी आपके जैसे एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस क्या होता है, जो आपके पत्थर होते हैं या फिर जो चट्टाने होते हैं उनको महीन रेशों में तैयार किया जाता है। इनसे जो रेशे होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, कोमल होते हैं और सफेद रंग के लंबे और बहुत ही मजबूत रेशे प्राप्त होते हैं। ये जो रेशे हैं ये ज्यादातर आपके दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में स्थित चट्टान जो होती है उनसे प्राप्त किए जाते हैं। उसी तरीके से नेचुरल फाइबर्स में आपके सोना चांदी भी होते हैं। जैसे आपके जो वर्क होते हैं उनमें सोने चांदी के तारों के थ्रू भी डिजाइनिंग करने के लिए हम सोने चांदी के वर्क यूज करते हैं। तो उससे भी एक रेशा तैयार किया जाता है और उसके बाद उससे वस्त्र बनाते हैं। तो ये तो थे आपके नेचुरल फाइबर्स में आपके एनिमल्स, वेजिटेबल और मिनरल फाइबर्स। इनके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत डिटेलिंग में जाना। उसी तरीके से अब हम मैनमेड फाइबर्स के बारे में समझते हैं। फिर आता है आपका मैनमेड फाइबर्स। मैनमेड फाइबर्स वो होते हैं जो आपके केमिकल के थ्रू तैयार किए जाते हैं। मनुष्यों द्वारा रेशे तैयार किए गए हैं कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह और कुछ मशीनों का यूज करके तैयार होते हैं। जैसे आपके नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, इन सभी चीजों को केमिकल के थ्रू तैयार किया जाता है। ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। जो पर्सन्स होते हैं वो इसे एक तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर फेक फाइबर भी कहते हैं। इनसे जो भी रेशे तैयार होते हैं वो आपके सिर्फ पसंद के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारी डिजाइनिंग है या फिर जो भी हमारे ओकेजन है उनके अकॉर्डिंगली उनको ध्यान में रखकर मैनमेड फाइबर्स का निर्माण किया गया है। जैसे आपके जो रेशम वाले फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं तो उन्हें खरीदना मुश्किल होता है। तो उसी तरीके से मैनमेड फाइबर्स में क्या होता है, जो आपके नायलॉन या पॉलिस्टर, रेयॉन वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा चमक दी जाती है। ये भी आपके एक तरीके से रेशम की तरह ही शो होते हैं। तो जिसके थ्रू क्या जो फैब्रिक होता है उसके अंदर एक चमक भी आ जाती है और वो उनसे
इससे भी डिजाइनिंग ड्रेसेस तैयार की जा सकती है। तो इसलिए मैनमेड फाइबर्स का यूज किया जाता है। इनके अंदर जो चमक होती है वो ज्यादातर आपके केमिकल के थ्रू की जाती है। जो मैनमेड फाइबर्स है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आपके मैनमेड फाइबर्स हो गए और एक केमिकल वाले फाइबर्स हो गए जिसमें आपके सिंथेटिक फाइबर आता है। जैसे मैनमेड फाइबर्स में आपके हो गया रीजनरेट फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेट में आपके विस्कस हो गया, कोपरामोनियम हो गया, नाइट्रोसेल्यूलोज हो गए, और सिंथेटिक में आपके नाइलॉन, एक्रोलॉन, डेक्रोन और फाइबर ग्लासेस हो गए। इन सब का यूज मैनमेड फाइबर्स में किया जाता है। जिसमें आपके विस्कस जो होता है वो आपका जो रेशा होता है, वो जो उससे वस्त्र तैयार होते हैं वो बहुत ही अच्छे, सुंदर और कोमल और आकर्षित दिखाई देते हैं, और ये आपके सस्ते भी होते हैं। इन रेशों को जो कॉटन होता है उस और या जो बांस होते हैं उनकी लकड़ियों के गूदे से तैयार किया जाता है। उनमें क्या करते हैं, उनको कास्टिंग सोडा यूज करके तैयार करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं और जिससे इनके अंदर चमक भी हो जाती है और ये मजबूत भी हो जाते हैं। उसी तरीके से कोपरामोनियम में जो रुई के पट्टियां या फिर और जो लकड़ी के गूदे होते हैं उनको कास्टिंग सोडा या फिर सोडा एस में उबाला जाता है और उसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद उनके अंदर अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है और वह जो स्पिनरिड के छिद्र होते हैं उनसे उनको गुजारा जाता है और उसके बाद उन्हें के अंदर से रेशम तैयार होता है। ये रेशे भी बहुत ही सुंदर, महीन, कोमल और चमकदार होते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोसेल्यूलोज जो होती है वो बहुत ही खर्चीली विधि होती है, इसलिए इसका प्रयोग अभी कम किया जाता है। इसके अंदर जो कपास के छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाकर उसकी प्रक्रिया कराई जाती है और उनके अंदर कुछ केमिकल्स का यूज करके उसे तैयार किया जाता है, जिससे ये सूक्ष्म, कोमल, चमकदार और इनकी जो लंबाई होती है वो भी अच्छी होती है। उसी तरीके से सिंथेटिक्स में नायलॉन जो होता है वो आपका बहुमूल्य रेशा है, मतलब पॉलीमर रेशा होता है। इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और मजबूत भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। और जब भी हम इसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं तो जो इसके रेशे होते हैं वो गोल दिखाई देते हैं और जो इनके रेशों की लंबाई होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो छोटा भी और चाहे तो बड़े भी। उसी तरीके से एक्रोलॉन जो होते हैं उनके अंदर भी चमक और मजबूती अच्छी होती है और जो इनकी लंबाई होती है वो आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इनसे जो वस्त्र होते हैं वो जैसे साटिन वगैरह होते हैं, उन वस्त्रों को बनाया जाता है जिनके अंदर चमक और चिकनापन ज्यादा हो। उसी तरीके से डेक्रोन जो होता है वो भी पॉलिस्टर वाले ही रेशे होते हैं। इनके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही सीधे, चिकने और गोलदार दिखाई देते हैं और इन्हें जो तैयार किया जाता है वो जैसे नायलॉन को तैयार किया जाता है उसी तरीके से इसको भी पिघलाकर ही तैयार किया जाता है। उसी तरीके से फाइबर ग्लासेस का जो रेशा होता है वो कांच से तैयार किया जाता है। इसको भी महीन स्पिनरिड के छिद्र से गुजारा जाता है और उसके बाद उससे रेशे तैयार किए जाते हैं और इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके अंदर भी कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं की जाती हैं जिनसे ये तैयार होते हैं और जो इनसे रेशे बनते हैं वो आपके गोल, चिकने और ट्रांसपेरेंट और मजबूत होते हैं। इनसे बहुत सारे ऐसे वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं और ये जो रेशे होते हैं ये अग्नि रोधक होते हैं, मतलब इनके अंदर आग जल्दी नहीं पकड़ती। इनसे पर्दे, मेजपोश आदि बनाए जा सकते हैं। इनका जो यूज है वो आपके उद्योग वगैरह में भी, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी करते हैं और जो डाक के थैले होते हैं उनके भी वस्त्र जो होते हैं वो इन रेशों से तैयार किए जाते हैं ताकि जब भी आग लगे तो उनके थैले ना जले और जो डाक का सामान है वो सुरक्षित रहे। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स में हमने टेक्सटाइल फाइबर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जाना, जैसे नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं और मैनमेड फाइबर्स कौन से होते हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेलिंग में समझा। आपके जो मैनमेड फाइबर्स है उनमें भी बहुत सारे ऐसे रेशे हैं जो केमिकल के थ्रू तैयार किए जाते हैं और कुछ ऐसे रेशे भी होते हैं जो आपके प्राकृतिक और
मानव निर्मित रेशों दोनों को मिला करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। आज का जो क्वेश्चन था हमारा वो हमारे ज्यादातर 12 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर फैशन से रिलेटेड जो भी पर्सन एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।